हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC2 जिसका नाम है मिडाइवल सोसाइटी के यूनिट 5 से एक टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूँ। आज हमारे अध्ययन का विषय है वैज्ञानिक विकास, जिसे हम लोग साइंटिफिक डेवलपमेंट भी कहते हैं इन मिडाइवल इस्लामिक सोसाइटी, यानी मध्यकालीन इस्लामिक काल में वैज्ञानिक विकास पर प्रकाश डालें। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। इस्लामिक काल में मोहम्मद साहब की शिक्षाओं और उनके धर्म की स्थापना के पश्चात इसने बहुत तेजी से अपना विस्तार किया। इस धर्म को लोगों ने अपना पवित्र कर्तव्य मानकर इसमें साम्राज्य विस्तार किया और साम्राज्य विस्तार के साथ साथ अपने धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी शक्ति लगा दी। इस कारण इस अरब वासियों को अपने साम्राज्य के विस्तार में काफी सफलता मिली, साथ ही साथ अपने धर्म के प्रचार में भी काफी महत्वपूर्ण सफलता अर्जित हुई। लेकिन इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि उन्हें अनेक देशों के साथ संपर्क में आने का मौका मिला और इन संपर्कों का एक सकारात्मक प्रभाव यह था कि उन्हें अनेक शैक्षिक तथा वैज्ञानिक विकास करने के अवसर प्राप्त हुए। दरअसल जब अन्य संस्कृतियों के साथ उनका समन्वय हुआ तो उनमें सांस्कृतिक आदान प्रदान संभव हुआ। इन्हीं सांस्कृतिक आदान प्रदान के फलस्वरूप शिक्षा के और विज्ञान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण विकास हमें दिखाई देते हैं। हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण विषयों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम गणित में देखेंगे कि अरबों ने क्या आविष्कार किया। अरबों को गणित का और विशेष रूप से अंकों तथा शून्य का ज्ञान भारतीय हिंदुओं से प्राप्त हुआ। अल फजारी द्वारा अरबी में अनुदित सिद्धांत शास्त्र ने अरबों के बीच गणित के विकास में सराहनीय भूमिका निभाई। अल ख्वारिज्मी तथा हबाश अल हासिब की तालिकाओं ने अरबों के गणित के ज्ञान को और भी समृद्ध बनाया, किंतु गणित के क्षेत्र में अरबों की प्रगति काफी धीमी रही। 1000 ईस्वी के लगभग अहमद अल नसावी ने अल मुकनी फी अल हिसाब अल किंदी की रचना की, जिसमें उसने भाग, घनमूल, घनफल, वर्गमूल आदि निकालने के लिए सर्वप्रथम आधुनिक विधियां तथा भारतीय अंकों का प्रयोग किया। अल ख्वारिज्मी भी एक महान वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। अरब में गणित के ज्ञान के विस्तार में उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। उसने हिसाब अल जब्र व अल मुकाबला की रचना की। आज यह ग्रंथ मूल अरबी में उपलब्ध नहीं है, किंतु लैटिन में इसका अनुवाद अवश्य मिलता है। 16वीं शताब्दी तक यूरोप के विश्वविद्यालयों में इस पुस्तक को पढ़ाया जाता था। अलजैब्रा का ज्ञान यूरोप वासियों को इसी पुस्तक से प्राप्त हुआ। इसी पुस्तक के माध्यम से यूरोप के लोगों ने अरबी अंकों का ज्ञान भी प्राप्त किया, जिसे वो एल्गोरिज्म के नाम से पुकारते हैं। बाद में उमर खय्याम ने इस ग्रंथ में और भी सुधार किया और अपनी अलजबरा लिखी, जो यूरोपीय देशों में और भी लोकप्रिय हुए। निस्संदेह गणित के क्षेत्र में अरबों की देन अद्वितीय रही, पर आज भी इन विषयों के ज्ञान के लिए अरब एशिया का चिर ऋणी है। अब हम भूगोल के विषय में देखेंगे
कि इस्लाम के अभ्युदय के पूर्व भी अरबों के भौगोलिक ज्ञान के उपार्जन में अपनी गहरी अभिरुचि का प्रदर्शन किया था। 7वीं शताब्दी के बाद से अरबों के विदेशी व्यापार में वृद्धि के कारण अरबों को एशिया, ईरान, भारत, चीन, रूस, स्पेन, मिस्र तथा अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। अब्बासी कालीन भूगोलवेताओं ने अनुवाद तथा मौलिक ग्रंथों की रचना के द्वारा अरब भौगोलिक ज्ञान का यथेष्ट विकास किया। अल किंदी ने टॉलमी के भूगोल के अरबी में अनुवादित किया। अल ख्वारिज़मी ने इसके आधार पर ही अपनी प्रसिद्ध रचना सूरत अल अर्द का सृजन किया। इसमें भारतीयों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पृथ्वी का एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया गया। पृथ्वी की केंद्र बिंदु भारत में उज्जैन को माना गया था। ख्वारिज़मी की यह रचना भविष्य में अरबी विद्वानों की प्रेरणा का स्रोत बनी रही और इसके आधार पर अनेक भौगोलिक ग्रंथों का सृजन किया गया। खलीफा मामून की प्रेरणा से अरब में 69 भूगोल वेताओं ने इस्लामी जगत में पहली बार स्वर्ग एवं विश्व का नक्शा बनाया। अबू अल फिदा ने ख्वारिज़मी की रचना को परिवर्धित एवं परिमार्जित किया। प्रसिद्ध ईरानी भूगोलवेता इब्न खुर्दाज़बी की प्रसिद्ध कृति किताब अल मसालिक अल मामलिक का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ। इब्न अन फाकी, इब्न हबकाल अल मकदीसी जैसे विद्वानों ने भी इस ग्रंथ को अपने ज्ञान के आधार पर बनाया। अल याकूबी ने किताब उल बुल्दान का सृजन किया। कुदमा ने अल खराज की रचना की। अल इस्तखरी की सर्वश्रेष्ठ रचना मसालिक अल मामलिक मानी जाती है, जिसमें अनेक देशों के रंगीन मानचित्र छापे गए। इब्न हवकल ने इस पुस्तक को परिष्कृत एवं संशोधन कर अल मसालिक व अल ममालिक नामक पुस्तक लिखी। इस युग का एक अन्य भूगोलवेता मकसीदी था, जिसने एहसान अल तकासीम फी मरिफात अल अकलीम का सृजन किया। प्रसिद्ध भूगोलवेता अल हसन इब्न अहमद अल हमदानी भी इसी काल में हुए। स्पष्ट है कि अब्बासी काल में अरबों के भौगोलिक ज्ञान का व्यापक विकास हुआ, परंतु लैटिन में अरब की भौगोलिक पुस्तकों का अनुवाद नहीं हो पाया। अतः यूरोप के लोगों के मस्तिष्क पर अरबों के भौगोलिक ज्ञान का विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। फिर भी सीमित अंश में ही सही अरबों ने यूरोप वासियों को कैलेंडर और तारों की तालिका बनाने का ज्ञान प्राप्त कराया। इसी प्रकार अरबों के माध्यम से टॉलमी एवं अरस्तु के सिद्धांतों का पुनः प्रचार यूरोप के देशों में संभव हो पाया। अब हम चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में अरबों के योगदानों को समझेंगे। प्राचीन काल से ही अरबों ने चिकित्सा शास्त्र एवं औषधि विज्ञान के क्षेत्र में अपनी गहरी रुचि का प्रदर्शन किया। संभवतः अरबों द्वारा ही सर्वप्रथम दवाओं की दुकानें खोली गई तथा औषधियों के निर्माण हेतु शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई। अरब में ही सर्वप्रथम औषधि विज्ञान की शब्दावली की भी रचना की गई। चिकित्सक बनने के लिए लोगों को
परीक्षा देनी पड़ती थी और इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति चिकित्सक का पेशा अपना सकता था। ईरानी आदर्शों पर खलीफा हारून रशीद ने अपने साम्राज्य में अनेक चिकित्सालयों की स्थापना की थी। पहला चिकित्सालय बगदाद के खलीफा में स्थापित किया गया था, जिसका नाम बीमारिस्तान रखा गया था। चिकित्सालयों में स्त्रियों के लिए विशेष वार्ड होते थे। 11वीं सदी में चल चिकित्सालयों की भी व्यवस्था की जाने लगी। उम्मयद काल में चिकित्सा शास्त्र का व्यापक विकास हुआ। अरब में वैज्ञानिक चिकित्सा शास्त्र तत्व अथवा औषधि विज्ञान का प्रारंभ यूनानी फारसी प्रभाव के कारण माना जाता है, किंतु यह यूनानी पद्धति से अधिक प्रभावित रहा, क्योंकि फारसी चिकित्सा शास्त्र स्वयं यूनानी पद्धति से प्रभावित है। उमय्यद वंश के उदय के पूर्व अरब के चिकित्सकों में उल्लेखनीय माने जाते हैं तैफ के अल हरीश इब्न खालदा तथा उसका पुत्र नादिर। खालदा ने फारस में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था। वह अरब का पहला चिकित्सक था जिसने वैज्ञानिक ढंग से चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था। उसे लोग अरबों का डॉक्टर कहते थे। उमय्यद खलीफाओं के दरबार में कई दरबारी चिकित्सक थे। इनमें खलीफा मुआविया का ईसाई चिकित्सक इब्न असाल तथा अल हजान को यूनानी चिकित्सक तथा तयाजुक अत्यंत प्रसिद्ध माने जाते थे। बसरा के मासे जोया नामक एक यहूदी चिकित्सक था जो मारवान इब्न अल हकाम का समकालीन था। चिकित्सा शास्त्र की अहरून द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक का पहली बार अरबी भाषा में अनुवाद किया। यह इस्लाम के इतिहास में औषधि विज्ञान पर लिखी गई प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक मानी जाती है। खलीफा वालिद ने कुष्ठ रोग के इलाज के लिए प्रबंध कर प्रशंसनीय कार्य किए। अब्बासी काल में चिकित्सा शास्त्र संबंधी अनेकोनेक यूनानी, ईरानी, भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया गया तथा अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की गई। अनुवादकों में अली अल तबारी, अल राजी, अली इब्न अल अब्बास, अली मुजसी तथा इब्न सीना विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। अली अल तबारी की रचनाओं में किताब अल दीन एवं फिरदाज अल हिकमा काफी महत्वपूर्ण है। अल राजी ने चेचक तथा खसरा के कारणों का पता लगाया तथा इस विषय पर अल हावी नामक पुस्तक की रचना की। अल सीना ने चिकित्सा कोश का अनुवाद किया। उसकी पुस्तक का नाम कानून है। सीना की रचना को चिकित्सा जगत का बाइबल माना जाता है। उसने नेत्र रोगों का भी निरूपण किया। अल मजूसी ने अल किताबी अल मलाकी का सृजन कर काफी ख्याति प्राप्त की। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अरबों के द्वारा जो वैज्ञानिक विकास उनके गणित, भूगोल, चिकित्सा, दर्शन आदि में हमें देखने को मिलता है, जो उनके उल्लेखनीय विकास को भी प्रदर्शित करता है। यद्यपि इसके लिए उन्होंने यूनान, ईरान, भारत आदि देशों के साथ जो संपर्क स्थापित किया और उनसे जो ज्ञान अर्जित किया, उसी को उन्होंने
परिष्कृत रूप में अपने संस्कृति के साथ समन्वय कर एक परिमार्जित और परिशोधित रूप में प्रदर्शित किया। अरबों ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया अपने पड़ोसी राज्यों से या जहां उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया, उनका उत्तरोत्तर विकास किया और कालांतर में उन्हीं ज्ञान को उन लोगों ने उसे यूरोप में भी फैलाया। इस प्रकार से कुल मिलाकर देखें तो इस्लामिक समाज में जो वैज्ञानिक प्रगति हुई उसके पीछे काफी हद तक उनका सांस्कृतिक संपर्क भी एक प्रमुख कारण रहा, जिसकी वजह से उन्हें अन्य देशों के ज्ञान का पता चला। उन ज्ञान को अपने ज्ञान के साथ समृद्ध करके उन्होंने और भी अधिक उसे परिष्कृत किया और उसका प्रचार प्रसार यूरोपीय देशों के मध्य फैलाया। कुल मिलाकर हम इस विषय को यहीं समाप्त करेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको इस विषय से संबंधित सारी समस्याओं का हल हो गया होगा। हम आगे की कक्षाओं में एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।